आवाज चेक करो। ऐतिहासिक काल को किस मंत्रालय के अंतर्गत थॉमसन ने 3 भागों में बांटा था? कोपेन हेगन संग्रहालय, है ना? अच्छा, पुरातत्व विभाग के जनक किसे माने जाते हैं? किसको? पुरातत्व विभाग हो गया ना। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग थोड़े पूछे हैं, पुरातत्व पूछे हैं। रॉबर्ट ब्रूस हुड। अच्छा, अतिरम पक्कम किस राज्य में? कहाँ है? बोलो। तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कैसे? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, किस जगह है? तमिलनाडु में। अच्छा, किसने खोज किया था? किंग ने खोज किया था। अच्छा बताइए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे माने जाते हैं और कब? भारतीय, हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में। अच्छा, 1861 के समय, उस समय वायसराय कौन था? चलिए, पार्ट 2 लेक्चर है, ठीक है। ये प्राचीन भारत के पार्ट 2 लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है हम लोग का क्या है? लौ युग। लौ युग से पहले की मैं अगर बात करूं तो मैं इसके पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, इसके एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आएगा, है कि नहीं? हम लोग क्या पढ़े? प्राचीन भारत के इतिहास को हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ा था। कौन कौन? प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल की बात किए थे ना। तो चलिए, है ना, इसमें हम लोग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़े थे? जिसमें लिखा हुआ प्रमाण मिला था और पढ़ा भी गया था, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आदि इतिहास में पढ़े थे क्या कि लिखावट मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया। प्राग इतिहास में क्या कि केवल औजारें मिली थी, यानी पुरातत्व पर निर्भर था, यहाँ किसी प्रकार की कोई लिखावट के प्रमाण नहीं मिली थी, है कि नहीं? एक बार रिवीजन कर देते हैं। प्रागैतिहासिक काल की ऐसा कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, जिसे सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़े। यानी भारत में प्रागैतिहासिक काल का इतिहास की जो बात करें, रॉबर्ट ब्रूस हुड 1863 में इनको, है ना, पल्लवरम तमिलनाडु में खोज किए थे, जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखा गया और इन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विक कहा, है ना। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस हुड को प्रागैतिहासिक काल के जनक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो ये बता दें, पुरातात्विक थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। जो कि हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? पाषाण काल के बारे में पढ़ लिए थे और कांस्य युग, कांस्य युग शायद पढ़ लिए थे, नहीं, पाषाण युग पढ़े थे। और पाषाण के बाद हमने क्या पढ़े थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़े थे ना। जिसमें हमने आपसे बात किया था कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को। किस कालखंड में? मध्य पाषाण, हाँ, मध्य पाषाण काल में। और मानव कृषि की शुरुआत किस कालखंड में किया था? नव पाषाण काल में। कौन सा फसल का सबसे पहले चयन किया गया? जौ का किया गया, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग बताए थे आपको। चलिए, यहाँ हमने पढ़ लिया था यहाँ पर, और इसका आखेटक था मानव। पूरा पाषाण क्या क्या था? आखेटक शिकारी था, खाद्य संग्रह था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, आग का भी ज्ञान नहीं था, है ना। मध्य पाषाण काल में हम लोग पढ़े 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, जिसमें पशुपालन की शुरुआत, पहला पशु कौन था? कुत्ता था। सूक्ष्म पाषाण काल की उपकरण हुई थी, जो कि बागौर, राजस्थान, लेकहिया, सर्वाधिक इलाहाबाद, मानव कंकाल मिला था। एक सवाल आप लोग को हम पढ़ाए थे कि बताइए किस जगह से हड्डियों की, है ना, आभूषण प्राप्त हुआ था? किस जगह से? हाँ, हाँ, दमदमा, मदहा। और तो हड्डियों का आभूषण कहाँ से मिला था? पहले था क्या चीज? पहले सराय नहर, उसके बाद महदहा। सराय नहर में लड़ाई हुई थी जिसमें 4 कंकाल, युद्ध का प्रमाण मिला था, है ना। और महदा में क्या हुआ था? आभूषण मिला था हड्डी के और मृग के
छल्ला प्राप्त हुआ था और जोड़ा 100 प्राप्त हुई थी पति पत्नी का, है ना, ये चीज है कि नहीं। चलिए पढ़ के आओ, इसीलिए चेक कर ले रहा था कि तुम लोग पूरा पढ़ के आए हो कि नहीं तो आधे अधूरे पढ़ के नहीं चले आए। चलिए यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ युग। क्या पढ़ने वाले? हाँ इसके बाद पढ़ लेंगे, आगे पीछे स्लाइड हो गया है, ठीक है, रुको देख लेते हैं। ताम्र युग होगा, इसी में होगा। अरे इसमें होगा, आगे आगे पीछे स्लाइड हो गया है। कहां से युग टॉपिक है यहाँ? हाँ इसको देखते हैं ना, इसमें कोई इधर उधर फंक्शन नहीं किए, कुछ हटाए नहीं ना, हटाए नहीं। बहुत जैसे चिरांद, जो चिरांद किस जगह पड़ता है? सारण छापरा में, जहां से क्या प्राप्त हुआ था? चावल। क्या मिला था? चिरांद से क्या प्राप्त हुई? चिरांद कहाँ है? सारण छापरा में है। तो चिरांद से क्या प्राप्त हुई थी? पढ़ के आओ, बताओ। चिरांद नहीं बताए थे? देखो कॉपी में चिरांद नहीं पढ़ा है, लिखे नहीं हो? हड्डियों का उपकरण, हड्डी से क्या मिलता था? उपकरण, मतलब हड्डी से क्या हथियार बनाना सीखे थे। तो यहाँ से हमको लग रहा है ना कि यहाँ पे ये आगे पीछे कोई स्लाइड किया है, देखो उतना ही दिख रहा है ना। तमिलनाडु पशुपालन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लॉ युग। क्या पढ़ेंगे? आयरन एज। देखो लोहे को प्रयुग को क्या बोलते हैं? लौह युग कहा जाता है। क्या कहता है? लोहे का प्रयुग को क्या बोला जाता है? अब यहाँ बात आपको बता दें कि हड़प्पा में ना लोहा का खोज नहीं हुआ था, लोहा का प्रमाण नहीं मिला है। लौह युग हड़प्पा में मिला है। तो पूछता है कि हड़प्पा में लोहे की प्रमाण मिली है? नहीं मिला है। यानी कि लौह युग का मतलब क्या? आयरन एज, मतलब लोहे के प्रयोग को क्या बोलते हैं? अब देखो, अब यहाँ पे चीजें देखो, लोहा सबसे जब पहले कहाँ मिला है ना? अंतरजी खेड़ा, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां एक जगह था हस्तिनापुर, है ना, यहाँ पहला साक्ष्य मिला। अब सवाल पूछता है कि लोहा का प्रयोग जो है, यानी लौह की बात हो रही है, लौह युग, इनके लोहा का प्रयोग यानी कि पहला साक्ष्य किस जगह से मिला है? तो किस जगह से मिला? अंतरजी खेड़ा। और जगह के नाम पूछे तो आपका क्या होगा? हस्तिनापुर। एटा एक जगह है ना, एटा शायद जगह है उत्तर प्रदेश में, हाँ स्थान जो है, हाँ, तो वहां पे ये साक्ष्य मिला है। अब देखो यहाँ पे चित्र धूसर मृदभान की सूरत क्या हुआ? अरे इसमें क्या दिक्कत है? वो स्थानीय है ना। देखो ये अंतरजी खेड़ा, एक मिनट हम बता रहे हैं। अंतरजी खेड़ा अभी नाम है, पहले एटा के नाम से संबोधित था, समझ में आ रहा ना? अब है ना अंतरजी खेड़ा। अब अंतरजी खेड़ा जो एटा उत्तर प्रदेश में है, अब इसको नाम चेंज कर क्या हो गया? हस्तिनापुर। अब समझ में आ रही है? ये चीजें हो रही है जिसमें पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत। अच्छा मृदभांड का मतलब क्या हो गया? हाँ मृग की छल्ले। तो मृदभांड का मतलब देखो, यहाँ मृदभांड की बात हो रही है। चित्रित धूसर यानी कि चित्र किया गया, चित्र वाला क्या मिलने लगा आपको? मृदभांड मिलने लगा। जैसे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन में देखिएगा कि चित्र बना हुआ होता है ना। कितने लोग क्या करते हैं कि एकदम सादा मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते हैं, कितने लोग उसमें डिजाइन किया, मिट्टी में के बर्तन में क्या डिजाइन किया, कोई फूल वूल बना दिए या किसी चीज के कोई आकृति बना दिए। तो यहाँ से क्या होगी? चित्रित, है ना, यानी कि चित्र वाला धूसर, ये धूसर है, ठीक है। धूसर मृदभांड की शुरुआत हो गई। अब मृदभांड और काल की बात करें तो आखिर कहां से क्या मिला है? ये हो गया आपका मृदभांड, काले और लाल मृदभांड। यानी कि देखो ब्लैक रेड व्हाइट, PRW, ब्लैक रेड व्हाइट, काले लाल और मृदभांड की प्रमाण कहां से मिला है? तो ताम्र पसाड़ काल। क्या चीज? ताम्र पसाड़ काल, ठीक है। ताम्र मतलब तांबा, पसाड़ मतलब पत्थर, यानी कि तांबा और पत्थर मिलाए जाते हैं, उसी को ताम्र पसाड़ काल कहा जाता है। देखो तो ताम्र पसाड़ काल हड़प्पा काल से क्या है ना, उसके बाद क्या हड़प्पा काल से लेकर बात है, यानी कि ताम्र पसाड़ काल में मिला है और हड़प्पा काल तक भी मिला है। तो देखिए अब सवाल पूछा जाता है कि काला, लाल और मृदभांड, यानी कि लाल और काला जो है, देखो यहाँ सफेद छूट गया है, व्हाइट यहाँ लिख रहे हैं PRW, है ना, व्हाइट जो है छूट गया। काला, लाल और सफेद जो है किस कालखंड से मृदभांड जो है प्राप्त हुआ है? तो किस कालखंड से प्राप्त हुआ बाबू? ताम्र पसाड़ काल। किस कालखंड से हुआ है? ताम्र
पसार काल, याद रखिएगा किस जगह से, ताम्र पसार काल, याद रखिए ताम्र पसार का मतलब हो गया ताम्र पसार, ध्यान दीजिएगा ताम्र पसार काल का मतलब हो गया है ना तांबा और क्या चीज, लोहा, सॉरी पत्थर, तांबा और पत्थर, तो ये हो गया ताम्र पसार। कभी पूछ संधि विच्छेद करके पूछता है कि ताम्र पसार काल का अर्थ क्या है, या संधि के रूप में बताएं तो तांबा प्लस पत्थर, तो ताम्र पसार काल हो गया। देखो कितना बढ़िया हो गया। अब देखो और चीज आपको पता है, गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड जो पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में था। गैरिक मृदभांड का मतलब और महीने, जैसे आपको बात बता दे कि जैसे ये पेन है, ये पेन इसके जो एथी है ना नुकीले जो है ना थोड़ा मोटा है, मोटा है ना, इससे भी पतला दिख रहा है। गैरिक मृदभांड एकदम पतला सा छोटा पतला की चीजें हो रही है। गैरिक मृदभांड पूर्व वैदिक काल से प्रारंभ में मिला था, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल से, चित्र वाला कहां से मिला है, उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल। उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, इसको छुपा देते हैं अब दिखेगा है ना, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड मतलब उत्तरी काली मतलब जो पेंट किया हुआ। आप देखिए आप मिट्टी के बर्तन खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं क्या है कि उस पे जो है ना उस मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं कि कई रंग के रखे हुए रहते हैं, कोई खूब बढ़िया डिजाइन किया हुआ रहेगा, कोई एकदम सादा होगा, कोई खूब बढ़िया रंगा हुआ होगा, तो सबका दाम अलग होगा। एकदम सादा होगा उसे कुछ अलग होगा, कुछ चित्र बना हुआ होगा, पेंट नहीं किया हुआ कुछ अलग होगा, और कोई पेंट किया हुआ रहेगा। जैसे शादी विवाह में ना कुछ लोग क्या करते हैं खूब बड़ी इसको पेंट किया हुआ लेके आते हैं, है ना, अब पेंट किया हो तो ये चीजें उत्तरी काली पॉलिश मतलब पॉलिश किया हुआ मृदभांड की खोज कहां मिली है, तो वैदिक काल यानी कि मौर्य काल में। मौर्य काल के मतलब समझ रहे ना, मौर्य वंश, कौन वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश का मतलब किसकी बात हो रही है, वही इसमें आपके अशोक आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, है ना, बिंबिसार, है ना, है ना, बिंबिसार का बिंदुसार आ गए, सुसीम आ गए, है ना, ये सभी लोग इसमें प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि मौर्य काल में क्या चला था, यानी मौर्य काल कब चल रहा था, जब वैदिक काल चल रहा था उस समय मौर्य काल चल रहा था, मौर्य वंश चल रहा था। अब उस समय पॉलिश किया हुआ मृदभांड मिलता था, समझ में आ रही। अब सवाल देखो कैसे पूछेगा, पूछेगा कि पॉलिश किया हुआ मृदभांड किस काल में मिलता था, किस काल में, वैदिक काल, या किस वंश के समय मिलता था, तो कौन वंश। अब समझ में आ रही है, तो दोनों तरीके से प्रश्न हमारे बन रहे हैं। कल हम आपसे पूछेंगे यही कि पॉलिश किया हुआ मृदभांड है ना किस काल में मिला, तो वैदिक काल, और किस वंश में मिला। ये काल जो लिख रहा है ना इसको आप वंश भी लिख सकते, क्या लिख सकते हो, वंश। तो किस वंश में मिला है, तो मौर्य वंश। समझ में आ रही है। अब देखो एक बार रिवीजन करते हैं। लौह युग का मतलब लोहे का प्रयोग क्या बोलते हैं, लौह युग कहा जाता है। सबसे पहले लोहा हमारा कहां से प्राप्त हुआ, किस जगह मिला साक्ष्य, तो अंतरजी खेड़ा, जो अंतरजी खेड़ा जो पूरा डीप में जाके देखोगे तो एटा उत्तर प्रदेश, उसको नाम अगर हटा के पूछे तो हस्तिनापुर पहला साक्ष्य लिखा हुआ है। चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत यहीं से हुई थी, कहां से, हस्तिनापुर से, है ना। मृदभांड और ये कालखंड, देखो कालखंड आपका ये हो गया, ये समझ में आ रहा है, ये काल हो गया और ये मृदभांड की होगी पहचान, समझ में आ रहा है। तो देखो काला लाल और सफेद मृदभांड कहां से मिला है, ताम्र पाषाण का, कहां तक चला, हड़प्पा काल तक। गैरिक मृदभांड कहां तक चला है, पूर्व वैदिक काल से लेके, है ना। चित्रित धूसर मृदभांड कहां से, उत्तर वैदिक काल, चित्र वाला। अब पॉलिश किया गया मृदभांड कहां से मिला है, तो वैदिक काल में, मौर्य काल, है ना। समझ में आ रही है। तो जल्दी इसको ना 2 मिनट में प्रिंट कर लो ताकि लाइव वाले लोग का भी काम चल जाए। जल्दी जल्दी लिखिए, दिख रहा है लाइव में जो है कमेंट करके बताइए, आवाज आ रही। जल्दी लिखिए।
वो लाइट नहीं है फिर भी चल रहा। जैसे प्राचीन भारत कल खत्म होगा, इसका तुरंत टेस्ट होगा देन एंड देयर। तैयार रहेंगे आप लोग? हो गया, बढ़े आगे। लाइव वाला भाग में जा, सो गुस्सा का गज्जा लिखने वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। हो गया, कोई छोड़ दो, सब लाइव कुछ वीडियो में से जाकर लिख लेना, है कि नहीं? वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस ऑनलाइन वाला, है कि नहीं? लाइव वाला लंबा हो जाएगा वीडियो। याद वाद करके कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। बता दो वे, वो लिख रही है उधर से, बताइए। कृषि का शुरुआत किस कालखंड में हुई थी? ठीक है, याद, नौ मतलब नया फॉर्म है। चलो बढ़े। चलिए नेक्स्ट, ताम्र पसाड़ काल। तांबा है ना, ताम्र है ना, जिसे चल्कोलिथिक पेरी क्या बोलते हैं? चल्कोलिथिक पेरी बोलते हैं। ताम्र पसाड़ काल अभी बोले ना, देखो यार, तांबा और पत्थर है ना, तांबा और पत्थर, तांबा और पत्थर, जो ये थोड़ा सा ये गलत है ना, गलती टाइप हो गया है, कोई बात। तांबा और पत्थर मिला, यानी मानव द्वारा प्रयोग की ये सबसे पहली धातु क्या थी? तांबा। अब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का बताओ? तांबा का। देखो अब चीजें देखो, मानव ने सबसे पहले, मानव ने सबसे पहले पशु की बात करो, पालतू बनाया, पशु पालतू बनाया था, किसको? कुत्ता को। अच्छा, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को है ना पालतू बनाया? कुत्ता को, है ना। किसको सबसे मानव ने सब, उसके बाद से किस जानवर को व्यापार में अति लाया? व्यापार में भैंस को। किस जानवर को? भैंस को। किस किस कालखंड में? भैंस को। किस कालखंड में बताए थे ना? हाँ, नौ पसार काल में। अच्छा, पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ है? पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिया नौ पसाड़ काल में। सही बोली थी, नौ पसाड़ काल में। नौ पसाड़ काल में ही ना तो आपका पहिए का आविष्कार हुआ था, कृषि का हुआ था, है ना, स्थायी निवास करने का हुआ था, जौ गेहूं चावल सबका प्रयोग हुआ था। कैसे भूल जाते? तो मानव सबसे पहले किस पशु को बनाया? कुत्ता। उसके बाद भैंस। मानव ने सबसे पहले धातु की बात करोगे तो धातु में किसका प्रयोग किया? सबसे पहले तांबा। किसका प्रयोग किया? तांबा। बाबू भूलोगे नहीं। और तांबा किस कालखंड में? ताम्र पसाड़ काल में। किसमें? ताम्र पसाड़ काल, है ना।
ताम्र पसार काल को कितने भाग में बांटा गया है? 4 प्रकार में। देखो 1 2 3 4। पहला हो गया मलवा संस्कृति 500 बीसी एंड बिफोर क्राइस्ट की एक संस्कृति चलती थी। मलवा संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, आहार संस्कृति और जोड़वे संस्कृति। ठीक है, ये 4 संस्कृति थी। देखो मलवा संस्कृति 500 बीसी में ताम्र पसार काल का पहला साक्ष्य मिला। अब सवाल पूछा जाता है, देखिए कि किस है ना किस संस्कृति में सबसे पहले ताम्र पसार काल की शुरुआत हुई थी? तो मालवा संस्कृति। किसमें? मलवा संस्कृति। समझ में आ रही है ना? किस कौन संस्कृति? एक मालवा संस्कृति कोई होगा ना, यानी उसके बाद जोरवे है ना गणेश्वर संस्कृति 2800 से 2200 बीसी। अब बोलो सर 2800 से 2200 कैसे? तो उल्टा चलता था ना, बिफोर क्राइस्ट के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले उल्टा चलता था। ये राजस्थान में उसका क्या बनारस, क्या नाम है उसका? बनारस है ना, बनारस संस्कृति। यानी कि आपका ये है ना बनारस संस्कृति एक नदी के किनारे था। क्या था? एक नदी के किनारे। तो देखिए पहला कौन सा कहाँ मिला है? मालवा संस्कृति। तांबा का प्रयोग सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है कि भैया तांबा यहाँ मिला। तांबा तो इसके पहले बहुत बार मिलता है, लेकिन लोग पहचान नहीं कर पाए ना। तो जहां से पहचान मिली वो कौन संस्कृति थी? वो मलवा संस्कृति। समझ मारा ना? दूसरा कौन? गणेश्वर संस्कृति। तीसरा आहार संस्कृति। चौथा जोरवे संस्कृति। तो इतना डीप नहीं जाएगा, केवल अगर पूछना होगा तो बस यही पूछता है कि ताम्र पसार काल यानी तांबा का पहला साक्ष्य किस संस्कृति से ज्ञात हुई है? तो मालवा संस्कृति से। बस ये चीजें। या ताम्र पसार काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। देखो एग्जाम में सवाल कहां से? चिरांत से सवाल पूछेगा, सारण से। हड्डियों का उपकरण की बात हुई थी। सवाल पूछेगा मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ये पूछेगा। मानव ने सबसे पहले खेती बाड़ी की शुरुआत, कृषि की शुरुआत कहाँ से शुरू किया था? मानव ने स्थायी जीवन का शुरुआत कहाँ से किया था? व्यापार के लिए किस जानवर का प्रयोग किया था? मानव ने पहिए का आविष्कार कहाँ? ये सारी चीजें फैक्ट बनते हैं और इसको तुम्हारे दिमाग पे बैठे। टेस्ट भी अगर लेंगे तो यही सारे क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। जैसे ही खत्म होगा वैसा ही सिलेक्टेड सवाल आपसे पूछा जाएगा, एकदम डायरेक्ट लाइव टेस्ट होगा। तो चलिए इसको भी उतार। ताम्र पसार काल, चालकोलिथिक, पेरी। पेरी हो गया, पेरियड होना चाहिए। देखो ना, वही तो पेरी का चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए। लिख लोगे ना? हाँ ठीक है, लेट हो जाएगा, ज्यादा पढ़ोगे है कि नहीं, तो वीडियो तो चला ही जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। ऐसे हट भी जा रहा है, स्क्रीन शॉट भी करने में तुम लोग आसान, स्क्रीन शॉट करके लिख लोगे, है कि नहीं। चलिए, ताम्र पसार काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य पश्चिम यानी क्या हो गया? पश्चिम महाराष्ट्र में मिला है ना, दैमाबाद। ये क्या हो गया? दैमाबाद। ये ठीक है, ये हो गया दैमाबाद। दैमाबाद है ना, जो कि यहाँ लिखा है, यहाँ गलत हो गया है ना, यहाँ सब लिख दिए। चलो यहाँ लिखा है जोरबे, ये जोरबे, नेवासा, नासिक, चंदौली है ना, सोनार गांव है ना, इमाम गांव, ये सब नाम है। ठीक है, उतना इसको आपको नोट डाउन करने, ये पूरा हम आपको नोट्स इस हिसाब से अगर बनाया ताकि किसी भी डीप लेवल की तैयारी, जैसे यूपीएससी की तैयारी करना, उसके लिए ये सब है। छोटा एग्जाम के लिए उतना डीप नहीं है। ताम्र पसार काल से संबंधित सबसे ज्यादा कहाँ कार्य, कहाँ खोजा गया? तांबा के बारे में सबसे ज्यादा खोज कहाँ किया गया है? तो पश्चिम, मतलब उसका कार्य कहाँ किया गया है? पश्चिम। जैसे कहीं से कुछ मिल गया तो कैसे पता चलेगा सोना है कि हीरा है कि पत्थर है? तो इसको खोज कहाँ होगी? तो कहाँ खोज हुई थी? पश्चिम महाराष्ट्र में। बस ये चीज है। सवाल पूछे कि सबसे पहले तांबा की साक्ष्य कहाँ से मिला? तो जोरबे नहीं, कौन सा? मालवा संस्कृति का 500 बीसी। ये चीज हो गई। तांबा की शोध कार्य की हेडक्वार्टर कहाँ थी? तो पश्चिम महाराष्ट्र। और ये नाम हो गया कि ऐसे और भी छोटे छोटे ब्रांचेस थे। अब देखो जोरबे की बात हो रही, जोरबे संस्कृति है ना, दैमाबाद। देखो तांबे का बस्ती, मकान, किले बंदी, दुर्गीकरण, इमाम गांव, मातृ देवी की प्रतिमा तथा कमरों का मकान। कहने मतलब जोरबे संस्कृति का मतलब यहाँ दिखा दिया कि दैमाबाद एक जगह था जो कि रथ बनाए थे, तांबे का बस्ती। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं और कोई हम लोग को मान लो उतने पैसे नहीं है तो रड लगा दिए, रड के बाद क्या किए, ये
अल्वेस्टर खरीद लिए। अब अल्वेस्टर में जैसे पैसे होते हैं, जैसे हार्ड वाला खरीद लिए, हल्का सा टीना वाला खरीद लिए, या फिर सीमेंट वाला खरीद लिए। तो वैसे ही वो लोग क्या करते थे कि तांबा के क्या करते थे वो लोग, है ना, देख रहे बस्ती मकान या बस्ती किलेबंदी माना, जैसे घेरा करना है, बाउंड्री करना है, तो तांबा बिल्कुल ना मात्रा वैल्यू था उसका। जो लगाया तो बाउंड्री कर ली भाई, इधर से जानवर नहीं आएंगे। जैसे हम लोग अपने छत पे क्या ईंटा का बाउंड्री कर देते हैं, द्वार में बाउंड्री कर लेते हैं, है ना। और ईंटा नहीं रहता तो लोग क्या करते हैं, झोपड़ी अपना लगा देते हैं, बांस उस लगा देते हैं। तो उस समय तांबा समझ लो ना मात्रा उसकी वैल्यू थी। तो अच्छा मच्छर काट रहे हैं, मच्छर को तो मच्छर ही काटेंगे, है कि नहीं। अच्छा तो अभी तक एक भी मच्छर हमको नहीं काटा। हाँ पहचानता हमको, मिला हमको मच्छर का पहचानता। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए आप लोग भी मच्छर पहचान जाएगा, है ना। चलिए देखिए समझ में आ रहा है। तो ये चीज इमाम गांव मातृ देवी की प्रतिमा समझते हो, मातृ देवी धरती माता, है ना, की प्रतिमा मिला था, कमरों वाला मकान मिला था, मतलब घर एकदम खूब बढ़िया घर बना हुआ मकान मिला था। तो ये चीजें हो गई जौरवे संस्कृति। ये आपके लिए उतना ज्यादा फैक्ट मतलब उपयोगी नहीं है, समझ में आ रही है ना। लेकिन जौरवे संस्कृति केवल ये चीजें याद रखनी है कि पश्चिम महाराष्ट्र में इसका शोध कार्य बैठा हुआ था, जिसको वास्तविक बता, जैसे आपको सोना मिल जाए, अगर आपको इससे सोना मिल जाए तो आप क्या सोचोगे, सोना है कि गिलट है, कंफर्म तो होंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सोनार के पास जाना होगा कि भैया तुम देखिएगा क्या है, तो जांच करके बताएगी सोना है या गिलट है ना। तो अब वो सामने जांच के कहेगा, अंदर से जांच करके लाए तो वास्तविक सोना धर लेगा, गिलट लेके चला है, भाई महाराज गिलट लेके आए, अब अच्छा गिलट था, समझ में रहा। इसीलिए जांच कराने के लिए कोई मेरे सामने जांच करिए ताकि बदलिएगा नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो इसकी कार्य कहाँ थी, पश्चिम महाराष्ट्र। ये हो गया दैमा तांबे का, है ना, दैमा बस्ती था। आ रहा समझ में, ठीक है बोलो। दैमाबाद एगो जगह था ना जहाँ तांबे का भंडार मिला था, तांबा का भंडार, समझ में आ रहा ना, समझ रहे हो। वहां पर क्या मिला था, बस्ती मिल गया, घर मिल गया था, मकान मिल गया, गाँव बस गया था। बाबरी गांव में खाली तांबे का घर है। जिस गांव में आता है तो लोग कहते वैसा गांव है ना, वो में खाली झोपड़ी है। अब समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। तो इसे दायमाबाद, जैसे मान लो कि अपना गांव हो गया, तो गांव में अब पक्का घर बना है, नहीं तो कोई कहता है गांव में खाली जाइए तो पहचान है, खाली लोग का झोपड़ी है ना। ये चीज है। या फिर गांव की क्या पहचान है, कुछ हो या ना हो, हर एक द्वार पे कॉल है, एकदम एक ही पास एक पास एक पास, तो इस पहचान है ना। तो वैसा ही अपना मान लो गांव का नाम हो गया। अरे क्या ये आप चीज अब समझ में आ रही है। अब वैसा ही एक जगह है ना, इनाम गांव है, देख रहे नामो सुन लो, इनाम गांव है नहीं, इनाम गांव, इनाम में मिल गया, है ना, मातृ देवी की प्रतिमा और कमरों वाला मकान, समझ में आ रही है। हाँ चल आगे बढ़े। अब चलो यहां पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली व्यवस्थित सभ्यता, पहली भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी कि एकदम सुनियोजित तरीके से बना हुआ था, नगरीकरण और शहरीकरण के रूप में। यहाँ पे ऐसे घर बनते थे ना कि दरवाजे ना, रोड पे जब घर बनते थे ना तो दरवाजे आगे नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे, पीछे। और हम लोग घर कहाँ दरवाजे रहेंगे, रोड पर, कहा है तो घर का एक जेड़ा कूड़ा कट कट बाहर के रोड पर, और रोड के सुधिया के जरा द्वार पर जा, हमको क्या मतलब है कि नहीं। या घर के कोई बच्चा निकला, जैसे तेजी में करता साया बाइक वाला मारा धड़ा, बाइक वाला गलती का है मारा, भाई ठीक है गलती है, पर इसका हॉस्पिटल लेके जाओ। और उस समय के लोग देखो कितने, उस समय सीवरेज टैंक बनती थी, मतलब पानी ऐसे बनता था, नाली ऐसे बनता था कि पानी ऐसे गिरे ना, हर एक दरवाजे की तरफ हल्का सा ढलान, मान लो जैसे मेरे घर से निकला पानी, ढलते ढलते वहां से भी हल्का ढलान, ऐसे करके। और हम अभी का नाली है कि एजी से ओजी जाइबे नहीं करेगा, जाएगा उसके लिए पूरा पाइप जाम, नाली जाम। पता चला कि उसी की वजह से मच्छर भी पनप रहे हैं, जैसे अभी आप लोग परेशान है कि मच्छर आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, है ना। तो ये सारे हमारे नेताजी लोग का कारनामा है, मुखिया जी लोग का कारनामा है कि मुखिया जी केवल अपना झोली भर रहे हैं, बाकी जनता मरे, मतलब क्या है। नाली मतलब नाली सही तरीके से साफ सफाई होता, सब पैसे आते हैं, सब फंड में पैसा आता है, ऐसा नहीं है, सब सफाई के लिए पैसा आता है। लेकिन नेताजी कहते हैं हाँ आए तो आए, बात खत्म। गांव वाला है ना अपना, जगह दिक्कत होगा खुद साफ कर लेगा। वही देखिए शहर में कौन कोई नाली साफ करता है, उसके लिए स्पेशल आदमी रखा गया, उनको सैलरी मिलती है, और वो रोज आके साफ करते हैं नाली। वहां क्यों नहीं मच्छर उतने पनपते हैं, वहां पर हमेशा छिड़काव होता है। अपने गांव में आप बताओ, आपके गांव में कितना बार छिड़काव हुआ, होता है कभी,
गलती से होगा पता है कब? इलेक्शन के समय में 2 महीना रहेगा ना, तब मुखिया जी जगेंगे, हाँ हाँ इलेक्शन छिड़काव करवा दे या पुल पर क्या लगवा दे, लाइट लगवा दे। अब मुखिया जी गलती से हार गए तो खोला जाएगा, जीत गए तो चलेगा, हार गए तो खोल उल के रखा जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो पहले तो देखो हड़प्पा सभ्यता, सोचो हड़प्पा सभ्यता वाले हम लोग, क्योंकि हम लोग वो लोग क्या करते थे, वो लोग मातृ देवी धरती माँ को पूजा करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, पीपल को पूजा करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, नाग को पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आग को पूजा करते हैं, पृथ्वी को, पानी को, सांड को, कुबड़ वाला सांड जो होता है देखिए दरवाजे पाते हैं, तो बसा बैल जिसे कहा जाता है, सभी लोग। तो ये वो लोग जो काम किए थे वो आज हमारे पूर्वज किया, आज हम लोग भी करते हैं। भले आप उसमें कुछ कुछ छोड़ देते हैं, जैसे पीपल पूजा हो सकता है नहीं करते होंगे, है कि नहीं, सूर्य का आप पूजा नहीं करते, तो छठ में तो होता है, अर्घ दिया जाता है, छठ में अर्घ देखते, रात भर सुबह 2 दिन भूखिए, सुबह इंतजार करिए सूर्य जी निकल जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं ना, जैसे छठ हम भी किए थे। हम नहीं किए हैं, छठ किए हैं बबुआ, छठ किए हैं हम, हाँ इस साल है ना। चलिए देखिए, व्यवस्थित सभ्यता, व्यवस्थित मतलब सारा चीजें यहाँ पर बना बनाया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आदि इतिहास इसी को बोलते हैं। देखो अभी मैंने आपको बता दिया, प्राचीन भारत में हम लोग क्या पढ़े थे बबुआ, 3 हिस्सा पढ़े थे। क्या था? प्राक था, समझिएगा, प्राक में जितनी टॉपिक थी हमने कवर कर लिया, केवल एक टॉपिक को छोड़कर, मध्य शायद की नहीं, कांस्य युग, कांस्य प्लस तांबा वाला, बस वो चीज। और एक टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे आदि इतिहास। अब आदि इतिहास की क्यों बात करते हैं, तो आदि इतिहास में ही तो है हमारा हड़प्पा, समझ में आ रही है बात? अरे आदि इतिहास में तो हमारा हड़प्पा है, इसके बाद क्या आएगा, ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक काल, समझ में आ रहा ना। तो ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग का ये प्राक जो था ना वो खत्म हो गया। आओ बैक में करके दिखाते हैं, यहाँ देखो, यही तो है डिजिटल बोर्ड की खासियत, बोर्ड रहता था, अब ये खत्म हो गया। देखो ये प्राक का था, अब देखो आदि इतिहास में है, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताए थे हम हड़प्पा, जहाँ पे लिखा हुआ मिला था लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया। तो अब हम लोग का ये टॉपिक चालू होने वाला, समझ में आ रही ना, इधर की संरचना खत्म। इसको और बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो देख रहे मुंह में फूट जाएगा। चलो एक बार और उधर हुआ था। चलो देखो, आज लाइव में था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए लाइव में जितने लोग, देखो कितना दुख है, शेयर करो सब जगह, है ना, शेयर ही लोग करेगा, वीडियो चलेगा तो सब धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ जाएगी। अभी देखे ना आपके सामने गिरते गिरते, अब समझ लो ये कंप्यूटर ना होता तो दीवार में तो चलिए जाते, दीवार आगे सीधा कर देते। चलो हाँ ये कहा गया, यहाँ पाते, हाँ यहाँ देख रहे हो, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, दूसरा टॉपिक है, समझ में आ रही है बात। यानी क्या पुरातात्विक, देखो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लेख भी मिला है, अभिलेख भी मिला है, सांख्यिक ग्रंथ भी मिला है, लेकिन अभी तक पढ़ा, बोले थे ना पूरा तत्व तो हमारा किसमें मिल गया था, प्राक में ही मिल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, हमारा लेख मिला, लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है कि नहीं। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर हंस रहा है ना। लिपि क्या मिला, भाव चित्रात्मक लिपि। अब भाव चित्रात्मक लिपि की जो बात हो रही ना, ये दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, लेकिन ये फिक्स नहीं है। जब इससे पढ़ाई नहीं गया है तो कैसे आप कह सकते हैं कि दाएं से लिखा गया है कि बाएं से लिखा गया है, समझ में आ रही है ना। तो किसी ने कहा कि हो सकता है दाएं से लिखा गया, किसी ने बोले हो सकता है बाएं से लिखा गया, क्योंकि हड़प्पा को जब किसी ने पढ़ाई नहीं है हड़प्पा को, तो कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या आ गया, आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री में आ गया। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या मिला है, 400-500 से संकेत मिले हैं, 400-500 क्या मिले, संकेत, संकेत में मृत भांड मिला है, अधिकांश मुहरे मिला है। मुहरे समझते हो क्या, मुहर समझते हो, आज हम लोग कहते हैं रुपया पैसा, कहते हैं मुहरे का मतलब हो गया ना कि पैसा को मुहरे कहा जाता था। देखो यहाँ मुहरे है ना, इसको किसको कहते थे, पैसा को मुहरे कहा, पहले रुपया मुद्रा को मुहरे पहले कहा जाता था। ईंटें मिली है, क्या मिली है, ईंटा, है ना, जो आपका ईंट, क्योंकि हड़प्पा से तो ईंटें मिली है, पक्की कच्ची मकाने मिली है ना। चलिए समझ में आ रही है। अच्छा हड़प्पा की खोज किसने किया था,
1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सच में? हाँ, सच में कि रखाल दास बनर्जी? बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगा। हाँ, दयाराम साहनी ने किए थे। हाँ, 1922 में मोहनजोदड़ो को किसने? रखाल दास बनर्जी। हाँ, गुड, तेज हो गया सब, है ना। चलो देखो देखो, लिखने का तरीका का विवाद क्या था। किसी ने बोला बाएं से दाएं ओर लिखा गया हो, किसी ने बोला कि भैया दाएं से बाएं ओर लिखा गया हो। अब दोनों किसने बोला? ब्रूस्टो-फेडन शैली। अब सवाल पूछे जाते हैं कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर किसने बोला है? तो किसने बोला? ब्रूस्टो-फेडन शैली। अभी रह रहा एक बार बोल दिया, इतना बात तो आप लोग भी बोल देते। जो चीज नहीं जानते हो तो उसको यही बोलो, हाँ होगा या नहीं होगा। तो क्या जरूरी है दाएं से बाएं? ऊपर नीचे अब नहीं लिखेगा, ऊपर से लिख दिए नीचे, नीचे से लिख दिए, वो तो कॉपी में लिखा ही जाता है। लेकिन हाँ, एक लिखने के तरीका, एक इधर से लिखेंगे और एक बार इधर से लिखेंगे। तो ये चीजों को किसने कह दिया? ब्रूस्टो-फेडन। अब याद रखेंगे, सवाल पूछे जाते हैं कि किसने कहा है भाव चित्रात्मक लिपि में दाएं से बाईं और बाएं से दाईं ओर? तो ब्रूस्टो-फेडन शैली के द्वारा। किसने कहा? ब्रूस्टो-फेडन। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत आ रही समझ में? हड़प्पा सभ्यता में हम लोग का पढ़ने वाले आदि इतिहास, यानी कि वैसा कालखंड जो कि केवल पुरातत्व पर निर्भर लिखावट मिला है, लेकिन इसे आज तो पढ़ा नहीं गया है। यहाँ से भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, तो भाव चित्रात्मक लिपि। अब पूछता है भाव चित्रात्मक लिपि किस कालखंड से संबंधित है? तो आदि इतिहास से। किसे? किस सभ्यता से? तो हड़प्पा सभ्यता से। क्या हुआ? ये कोई क्वेश्चन लिखा, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, पढ़ा रहे हड़प्पा। क्वेश्चन कुछ बौद्ध से संबंधित पूछा है ना? बौद्ध से है ना? अच्छा, ये पढ़ा लेते तो उनको हम इति कर लो। पढ़ा रहे हड़प्पा, बौद्ध धर्म से सवाल है। चलिए ये देखिए, शायद उतना हम नहीं देखें। ये देखो, समझ में आ रही है बात? लिखने के तरीके का विवाद क्या था? बाएं से दाएं और दाएं से बाईं ओर। किसने बोला? ब्रूस्टो-फेडन शैली। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब नदी घाटी सभ्यता की बात हो रही। नदी, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसा है? किस नदी किनारे है? रावी नदी। ये रावी नदी है कहाँ? रावी नदी कहाँ है? कहाँ है बताइए? हाँ, सिंधु घाटी। बस कुछ को आ जाएगा सब, है ना। हड़प्पा तुम्हारा किस नदी किनारा? रावी, सिंधु, सिंधु। और कहा ये? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी। हराबी, रुको, कोड है हरा, यानी कि ह से हड़प्पा, र से राबी, और मोहन जोदड़ो तो मोसी, तो मो से मोहन जोदड़ो। हाँ ठीक है, रावी नदी। चलो इसको मिटाते हैं। यहाँ है ना मिटाने वाला अपने पास व्यवस्था, है कि नहीं? तुरंत मिटा दिया जाएगा, है कि नहीं? किस नदी किनारे है? रावी नदी। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी। कहाँ है ये? आधा भारत में, आधा। अच्छा, सिंधु नदी ही तो पाकिस्तान की तरफ जाती है, जिसकी भारत पानी उसको देता है ना पाकिस्तान। पाकिस्तान लोग सिंधु नदी से ही क्या करते हैं? पानी को अपना खेती बाड़ी के लिए, पीने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, नदी घाटी सभ्यता, हवांगो नदी घाटी सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? चीन की। अब सवाल पूछेगा कि चीन की सभ्यता किस नदी घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो क्या है? हवांगो। ठीक है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, पजला फ्रात घाटी, इसका दो नाम है, पजला फ्रात घाटी, किस नदी घाटी से संबंधित है?
तो मेसोपोटामिया सुमेरिया क्या होगा, मेसो। अब देखो एग्जाम में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता से। हवांगो, हवांगो ये होगा, ठीक है, थोड़ा सा नाम गलत हो गया है ना। हवांगो नदी जो है, नदी घाटी किससे संबंधित है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, चीन की पूछता है एग्जाम में, चीन की सभ्यता किस नदी घाटी संबंधित है, तो हवांगो, है ना। और ये देखिए ये हो गया सिंधु घाटी, है ना, ये हो गया पजला या फरात नदी घाटी, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया वाला जो एग्जाम में पूछता है। नील नदी घाटी परिणाम मिस्र की सभ्यता से, किससे, मिस्र की सभ्यता, कल पूछेंगे आप लोग से, समझ रहे हैं ना। हाँ किससे संबंधित है, याद रखिए किससे, नील घाटी, नील नदी घाटी। देख लो पूरा डीप लेवल से प्रश्न उठाए जा रहे हैं ताकि आपका बेहतरीन, और ये जैसे आप यहाँ पढ़ के जाओगे, इसको नोट डाउन करोगे या फिर घर पे वीडियो चला के पूरा बढ़िया से लिखो, उसका बाद 1-2 बार देखो, 1-2 बार जब देखोगे ना ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए तो आपका ये लाइव भी चल रहा है, ताकि यहाँ पढ़ लो फिर लाइव में जुड़ जाओ, दोनों से तुम्हारा क्या हो जाए, आसान हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, हड़प्पा इन सभी में सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता थी। सवाल पूछा था कि हड़प्पा की सबसे बड़ी विकसित सभ्यता कौन थी, तो कौन थी, हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो ना सबसे विकसित था, मोहनजोदड़ो एक विकसित शहर था, है ना, शहरीकरण था। भारत में प्रागैतिहास स्थलों की खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया। महानिदेशक जॉन मार्शल के माध्यम से 2 लोग, रखालदास बनर्जी 1922 और मोहनजोदड़ो, और रखालदास बनर्जी 1922 में और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यानी कहने का मतलब है कि विदेशी महानिदेशक, और सवाल पूछे जाते हैं कि किसके निर्देशक में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, तो किसके निर्देशक में, तो निर्देशक की बात कर रहे हैं। इसको मिटा दें, तो लाइव में तो चल गया है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया हो, है ना। देखिए अब देखिए महानिदेशक, महानिदेशक कौन थे, है ना, उनका नाम था, क्या गया यहाँ पे, जॉन मार्शल, क्या था, जॉन मार्शल। इनके देख रेख में 2 व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया, एक का नाम था रखालदास, रखालदास बनर्जी, ठीक है, और एक का नाम था दयाराम साहनी। ये खोज किए थे, रखालदास बनर्जी खोज किए थे मोहनजोदड़ो को, किसको, मोहनजोदड़ो। फिल्म भी आई है ना, कब, 1922 में। और ये खोज क्या खोज किए थे, तो हड़प्पा 1921 में, ठीक है। अब देखो याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी, सिंधु नदी। और ये किस नदी किनारे है, तो रावी नदी, क्या नदी, रावी नदी। देखो वही चीजें यहाँ लिखा गया है, देख रहे। महानिदेशक जॉन मार्शल के माध्यम से 2 लोग, रखालदास बनर्जी और, है ना, देखो रखालदास बनर्जी ने, है ना, ने होगा यहाँ, ठीक है। 1922 में मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, समझ में आ रहा ना। तो आगे पीछे नाम लिखेगा, उसी को हम यहाँ क्या किया, बिल्कुल सीधा करके लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले, है ना, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के पास में मिला था। किस नदी किनारे मिला था, अभी मैंने यहाँ पे लिखा ना, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले सिंधु सभ्यता इन सिंधु नदी के पास में मिला था, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो 1947 में 40 बस्ती, वर्तमान में 1500 भी बस्ती है। यानी कि सिंधु सभ्यता में 1947 में कितनी बस्ती थी, 40, लेकिन अब कितना हो गया, लगभग 1500 से भी अधिक है। ये चीज नहीं दिखता था ना आप लोगों को, हाँ। अब हो गया, है ना, पूरा दिखने लगा, थोड़ा सा ज्यादा थी होगी, है ना। अब देखो कांस्य युगीन सभ्यता किससे संबंधित है, तो तांबा और टीन से। यानी कि कांस्य का मतलब क्या हो गया, समझिए, कांस्य का मतलब क्या हो गया, तो तांबा मिला दीजिए, क्या जोड़ दीजिए इसके साथ, टीन मिला दीजिए, ठीक है। तो दोनों का मिल जाएगा, कांसा,
यानी क्या हो गया, कांस्य युग। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है, नगरों का उदय। नगरों का उदय, प्रथम नगरीय सभ्यता किसको बोलते हैं, हड़प्पा को। किसको, आओ दिखाते हैं। स्लाइड आगे पीछे हो गया, देख लेते हैं। हाँ, आगे खेल वाला है ना। प्रथम नगरीय सभ्यता, नगरों का उदय किसको बोलते हैं, हड़प्पा को। किसको बोलते हैं, हड़प्पा को। ठीक है, यहाँ छूट गया तो इसीलिए लिख दी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। काल क्रम या काल निर्धारण, काल क्रम या काल निर्धारण की जो बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि रेडियो कार्बन विधि C40 की बात हो रही है। चलिए C14 क्या होता है, चलिए बताइए तो। C14 और C12, C14 क्या करता है, पुरानी वस्तुओं को जांच पड़ताल, जैसे कोई वस्तु खोज कर दिया गया, कोई वस्तु जैसे लोहा लकड़ कुछ मिले तो उसकी जांच किससे होगी, तो C14 यानी कार्बन 14 से। कोई जीव जंतु की हड्डी कंकाल मिल गया, बहुत साल या बहुत महीने बहुत दिनों का पुराना है, तो उसकी जांच कैसे होगी, C12 से। यानी इसमें मृत जीव जंतु, मृत इस पर भी लिखने को उतना आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा एक में एक वर्ड क्या सट जा रहा है। और ये क्या हो गया है ना, चलो लिख देते हैं डायरेक्ट औजार, है ना, इसकी जांच होती है। देखो यहाँ पर रेडियो कार्बन विधि लिखा गया C40 तीन चरणों में, पूर्व हड़प्पा चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण, है ना, और उत्तर हड़प्पाई चरण, ये तीन कालखंड में है। अब देखो परंतु C14 कब से कब तक माना गया है, तो 2350 BC से लेकर 1750। कभी पूछता है कि रेडियो कार्बन विधि को कालखंड बताएं, तो 2350 से लेकर 1750 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, अब इतिहासकारों के अनुसार देखिएगा, ये 4 भागों में बटा गया। कितने भाग में, 4 भाग में। कौन कौन, देखो सर मार्टिमर व्हीलर, DP अग्रवाल, मैके और मार्शल, ये अपने अपने हिसाब से लोग क्या किए हैं, बांटे हुए हैं रेडियो कार्बन विधि को। तो मार्शल तो आपको बताइए कि मार्शल वाला जो था, जॉन मार्शल ने क्या बोला था कि भैया हमने 2 व्यक्ति को सेलेक्ट किया, और दोनों व्यक्ति ने क्या किया, एक हड़प्पा खोज कर दिया और एक मोहनजोदड़ो को खोज कर दिया, जहां से क्या मिली थी, ईंटें प्राप्त हुई थी, मोहरे प्राप्त हुई थी। बताए थे ना, ईंटें कच्ची पकी कैसे, तो कच्ची रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, पटरी। अब पटरी बिछाने के मिट्टी एक बराबर समतल नहीं था, आगे गड्ढा था, तो कुछ मजदूर लोगों ने देखा कि भैया वहां बगल में क्या है, तो देखा कि ईंट है, तो ईंट को तोड़ के लाके भरने लगे। तो यहाँ से आपके जो यहाँ पर जो ठेकेदार थे वो देखे कि भाई ये कैसे भर दिया, तो बगल में ईंट था उससे मैंने भर दिया, है कि नहीं, बगल में ईंट था उससे मैंने क्या कर दिया, भर दिया। तो देखा कि अरे ये क्या, तो ईंट को उठा के देखा, तो अरे ये तो बहुत अच्छा ईंट है। तो ये क्या कर दिया कि जॉन मार्शल को सूचना कर दिया, जॉन मार्शल आया, अब लेके गया ईंट को, तो ईंट की जांच हुई, तो कह दिया हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने खोजी। तो उसी हड़प्पा की खोज उनको कि चलो भैया आपको श्रेय दे देते हैं कि आपने इसका खोज किया है, कोई दिक्कत। हड़प्पा का उद्भव यानी हड़प्पा की खोज, हड़प्पा 2 भागों में बटा गया, विदेशी मत और देशी मत। विदेशी मतलब विश्व मेसो, है ना, कैसा, मेसोपोटामिया से मार्टिमर व्हीलर, गार्डिनर चाइल्ड और मैके, यानी कि 2 भागों में। यानी विदेशी मत, यानी कुछ विदेशी मत का मतलब कुछ विदेशी लोगों ने बताया, और देशी मत कुछ देशी लोगों ने बताया कि हड़प्पा है एक स्थानीय जगह से। और विदेश से कौन कौन, मेसोपोटामिया से आए थे कौन कौन, तो मार्टिमर आए थे, व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, गार्ड, है ना, गार्डिन चाइल्ड और मैके, ये 2-3 लोग थे, उसने बताया कि हड़प्पा है। मत का मतलब क्या, पहचान करना, मत का मतलब किसी व्यक्ति को पहचान दिलाना। तो पूछता है एग्जाम में कि हड़प्पा का उद्भव कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग में। कौन कौन, विदेशी और देशी, देशी और विदेशी, या विदेशी और देशी, है ना। चलो, मेसोपोटामिया लिपि की लक्षण, नगर नियोजन का कम विकसित होना,
कांची है ना, ईंट कांची होना। मेसोपोटामिया में क्या क्या लोगों ने बोला, मेसोपोटामिया वाले जो ये मार्टिमर व्हीलर थे वो क्या क्या बोले कि बोले कि भैया यहाँ लिपि लक्षर है, मतलब यहाँ लिपि की पहचान नहीं पता चल रही है कि मछली का आकार की का आकार पढ़ा नहीं जा रहा है। नगर नियोजन का कम भी बोला कि हो सकता है थोड़ा कम लोग रहते होंगे, उतना विकसित नहीं है। यहाँ कांची ईंट की प्राप्ति बताएगी, ज्यादा कांचा ईंट मिला है। पूजा भवन का साक्ष्य मिला, हो सकता है कि लोग यहाँ पूजा करते होंगे तो भवन वन जिसे हवन होता है हवन, तो वो मिला है ना। मुहरे बेलनाकार मिला, मोहरे क्या मिला, बेलनाकार। मोहरे मतलब पैसा, कैसा मिला, बेलनाकार मिला। अब तो बिना गांधी जी के काम ही नहीं चल सकता। फोटो पे सब कुछ हो, गांधी जी का फोटो ना हो तो कौनो काम का कागज नहीं है। गांधी जी का फोटो देखे ना, थ्री इडियट में, थ्री इडियट फिल्म देखे, थ्री इडियट नहीं, थ्री इडियट नहीं ना, हाँ शायद, हाँ नहीं, पी के थ्री इडियट नहीं, पी के में क्या करता है, कोई तो आसमान में साया रहता है और देखता है कि भैया पैसा कागज दे रहा तो फोटो है गांधी जी का, तो देख के दे रहा था, सामान दे रहा था, ये गाजर जाके दाम मांगता है तो नहीं देता था। जितना घर में जगह जगह गांधी जी का फोटो रहता है सब लेके देता है कि लो और हमको क्या दो, सामान दो, तो देता है तो उसको सामान मिलता है। तो गांधी जी ये चीज। तो हड़प्पा में लिपि भावनात्मक लिपि थी, नगर नियोजन अधिक विकसित थी। अब किसी ने मेसोपोटामिया को बताया, किसी ने हड़प्पा को बताया कि लिपि क्या है, भावनात्मक है। नगर नियोजन अधिक विकसित है, मतलब कि मेसोपोटामिया से अच्छा कौन है, हड़प्पा है। ईंटें पक्का मिला है भैया, तो ठीक है, बारिश में गलेगा नहीं। मेसोपोटामिया एक ऐसी नगर थी, मेसोपोटामिया स्थल था, वहां पे लोगों ने बताया इतना कौन विकसित होगा। जैसा हम लोग का यहाँ जगह की बात करें और किसी अन्य जगह की बात करिए जहाँ सर्विस वाले ज्यादा लोग हैं, वहां के नगर तन विकसित अच्छा रहेगा, वहाँ नेता लोग तन बातों सुनेंगे। और जिस गाँव में कोई पढ़ा लिखा उतना नहीं है तो नेता लोग का भूलिया के चल जाएंगे, 5 साल पे एक बार आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और कुछ बंटवाएंगे, गांव के लोग खुश, नेताजी वोट लिए, नेताजी गायब। ठीक है, तो मैं हड़प्पा ठीक ठाक था, है ना। पूजा भवन का साक्ष्य यहाँ प्राप्त नहीं हुआ था, यहाँ नहीं मिला था कि भैया यहाँ कोई पूजा वूजा होता, यहाँ कोई भवन नहीं मिलता। मोहर चौकोर मिला था, मोहर क्या मिला, चौकोर मिला था। ठीक है, समझ में आ रही है, हाँ चौकोर, हाँ हाँ हाँ, ये पैसे नु मुहरे नु सब पैसे है। ठीक है, देखते नहीं है आप लोग, छोट अवस्था में खेले तो सीतुआ के पैसा नहीं कहते थे, या फोटो को भूल गया है, पैसा के फोटो के पैसा नहीं कहता था, इतना पैसा है पैसा। बोलिए, बात सही है कि नहीं, बोलो, डर है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, विदेशी मत में मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जिसे मार्टिमर व्हीलर, गार्डिन, चाइल्ड मैके, ये लोग, हाँ विदेशी मेसोपोटामिया जगह था वहां पे। तो इन्होंने ये लोग बोला कि हो सकता है लिपि लाक्षर होगी। हाँ, देसी मत में स्थानीय जगह, देसी मतलब गांव में, गांव के लोगों ने बताया होगा कि ये ठीक है वो ठीक नहीं, जैसे अपने गांव की तारीफ करना या जो भी लाभ हानि होगी वो बताना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हड़प्पा की बात की गई है कि हड़प्पा, सवाल पूछा जाता है किस सभ्यता में पक्की ईंटें मिली है, तो हड़प्पा में। किस सभ्यता में कच्ची ईंट मिली है, मेसो। अब समझ में आ रही है बात, बस इसको ध्यान में रखना। पूछ देगा मोहरे बेलनाकार किस सभ्यता में मिली है, चौकोर किस में मिली है, बस इसको ध्यान में रखना। ठीक है, टाइम तो हो गया है तो इसको चलो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। ताम्र संस्कृति आगे पीछे स्लाइड हो गया है। ठीक है, ताम्र वाला उधर था ना, तो यहाँ स्लाइड आ गया है, इसी में होगा इधर उधर। ठीक है, चलो। ताम्र कृषि संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता का विकास, बलूचिस्तान की कुली नाल संस्कृति, है ना, राजस्थान की सोएसी संस्कृति, चहुंद्रू की झुक, चहुंद्रू आ गया एक चीज, चहुंद्रू ये है क्या, चलो इसको बात करते हैं। यहाँ से बिल्ली के पंजे का निशान मिला, क्या मिला है, बिल्ली के पंजे का निशान, चहुंद्रू। ठीक है, तो हो सकता है बिल्ली किसी चीज को पकड़ी भाग गई हो तो पंजे का निशान। तो यहाँ पूछता है कि बिल्ली की पंजे का निशान किस जगह से मिला, बिल्ली के पंजे का निशान, बस ये चीज है। देखो जो फैक्ट चीज है वो चीज है, पूरा डीप लेवल, हम तो पूरा हाई लेवल से लेके चल रहे हैं ताकि आप जितना डीप लेके चल रहे हैं ना, और इसको पढ़ लो तो बड़ा एग्जाम भी क्रैक कर सकते, इतनी इससे डीप हो ही नहीं सकता जितने डीप लेके चल रहा है
है ना। वो छोटा छोटा एग्जाम के लिए बताए नहीं थे कि ये पूछता, जैसे कृषि पूछ देगा, जॉब पूछ देगा, तांबा पूछ देगा, ये सब चीजें है कि नहीं। तो इसको आ रही है समझ में। चाहुंदरों से क्या मिला है, बिल्ली के पंजे का निशान। ठीक है, चलो तो इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक काल पूरा बढ़िया से नोट करके आना है, चेक करते हैं अभी आप लोग लिखे हो कि नहीं, और याद वाद करके आना है ना, पूरा बढ़िया से पढ़ के, क्योंकि अब आज वाला और कल वाला दोनों पूछेंगे। ठीक है, चलो।